जब जीवन पे संकट इतना प्रबल हो जाए कि यह सोचना पड़े कि अगर अब नहीं लड़े तो अस्तित्व संकट में आ जाएगा, और ऐसी ही दशा में क्रांति अनिवार्य हो जाती है। समय है 1942 का। संपूर्ण विश्व युद्ध की विभीषिका में जल रहा था और भारत दोहरे संकट पे खड़ा था। भारत के ऊपर जो ब्रिटानिया हुकूमत शासन कर रही थी, उसका संकट तो जस का तस था ही, और ब्रिटानिया हुकूमत के विरोधी यानी कि धुरी राष्ट्र एक नया संकट बनकर उभरे थे। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास के नाविकों की नावें जब्त कर ली गई थी कि कहीं विरोधी उनका प्रयोग न कर सके। मैदानी इलाके की नहरों का पानी रोक दिया गया था कि उसका जलमार्ग के रूप में विरोधी प्रयोग न करें। अधिकाधिक लगान वसूला जा रहा था और भारतीयों को बिना पूछे, बिना उनकी अनुमति के विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया गया था। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस के बड़े नेता अपनी ही पेशोपेश में लगे हुए थे कि क्या करें क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की उस आखिरी लड़ाई की जिसके बाद से भारत की स्वतंत्रता के द्वार खुल गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत छोड़ो आंदोलन की। द्वितीय विश्व युद्ध अपनी पूरी गर्माहट में है और भारतीय कांग्रेस के नेता अभी भी हिचकिचा रहे हैं कि क्या हम अंग्रेजों का विरोध करें या ना करें। कई सारे कांग्रेसी नेताओं का यह मानना था कि अगर हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं तो हम फासिस्टों के लिए कुछ सुखद स्थिति पनपा देंगे, और वो नहीं चाहते थे कि फासिस्ट जैसी विचारधारा पनपे और उसका समर्थन किया जाए। गांधी जी का कहना था कि मैं रूस और चीन की जीत का हथियार नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं 1942 के बसंत तक परतंत्र भी नहीं रहना चाहता। इसी पेशोपेश के बीच में एक प्रस्ताव लाया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और प्रस्ताव को तैयार करते हैं गांधी जी, नेहरू जी, ये सारे लोग मिलकर प्रस्ताव तैयार करते हैं। जुलाई 1942 को प्रस्ताव वर्धा में पेश किया जाता है और 8 अगस्त तक उसे कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया जाता है। और ये महत्वपूर्ण क्षण है मुंबई का ग्वालियर टैंक का, जहां पर गांधी जी अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं और उस भाषण में कहते हैं कि अब स्थिति आ गई है, करो या मरो। हम तब तक लड़ेंगे जब तक स्वयं को स्वतंत्र नहीं करा देते या स्वयं को समाप्त नहीं कर देते। गांधी जी ने कुछ निर्देश दिए। गांधी जी ने कहा था जब यह प्रस्ताव बन रहा था तभी कि ऐसा नहीं कि मेरे कहते ही आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। मैं पहले तत्कालीन वायसराय से बात करूंगा। बात करने के बाद अगर वो मेरे प्रस्तावों को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। और अंग्रेजों को इस बात की पूरी सबूगाहट थी कि अगर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उनके लिए संकट गहरा हो जाएगा। तभी 9 अगस्त 1942 की सुबह जीरो ऑपरेशन आवर प्रारंभ किया जाता है और भारत के कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उन सब को पकड़ के जो भी जहां भी मिला, जैसे भी मिला, उसको पकड़ के कैद कर लिया गया। गांधी जी को मैडम सरोजनी नायडू के साथ पूना के आगे खां महल में रखा जाता है, नेहरू जी को अहमदनगर में रखा जाता है, और कुछ नेता बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, जो जहां मिला उनको यथास्थिति पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। ये तो हुआ आंदोलन का प्रारंभ होना। आंदोलन की स्थिति क्या है, आंदोलन का प्रसार क्या है? वैसे तो गांधी जी संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है तथाकथित रूप से कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था, क्योंकि जितने भी बड़े नेता थे वो सब तो जेल में थे। गांधी जी ने आंदोलन के पूर्व में ही यह निर्देश दिए थे कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन अंग्रेजों का असहयोग करें। जो सैनिक हैं वो भारतीयों पर गोली न चलाएं। किसान अगर पूर्ण मन से यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमको अंग्रेजों का विरोध करना है तो लगान ना दें। राजाओं को यह निर्देश दिया गया था कि अगर वो स्वयं को काश्तकार मानते हैं तो किसानों को उनका हिस्सा दें, नहीं तो वह जमीन उनको दें और अंग्रेजों का सहयोग करना बंद करें। आंदोलन प्रारंभ होता है और धीरे धीरे आंदोलन हिंसक भी होता जा रहा था, लेकिन इसी के बीच एक बड़ी कार्यवाही भूमिगत रूप से होती है
और जिसे गुप्त रेडियो के नाम से भी इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। गुप्त रेडियो को संचालित कर रहे थे राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता, जिसमें से राम मनोहर लोहिया एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार नियमित रूप से अपने संदेश भेजते थे और उनको मद्रास तक सुना जा सकता था। कुछ दिनों बाद खैर ये भूमिगत रेडियो पकड़ा गया, उनको फिर से पकड़ के जेल में डाला गया, लेकिन जब तक वो रहे ये कार्यक्रम चलता रहा। धीरे धीरे आंदोलन हिंसक भी होता रहा। नौजवानों ने, गांव के लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी, जिससे अंग्रेजों का संचार माध्यम ध्वस्त हो सके। अंग्रेजों के लिए असहयोग इस कदर बढ़ गया कि उनका विश्व युद्ध लड़ना तो छोड़िए, वो भारत के अंदर शासन करना समाप्त हो गया। भारत के अंदर कई ऐसे स्थान थे जहां समानांतर सरकारें चलने लगी, जिसमें सबसे पहली समानांतर सरकार थी बलिया का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे चिट्टू पांडे। दूसरी मिदनापुर तामलुक बंगाल में, और तीसरी महाराष्ट्र की सतारा एक ऐसी समानांतर सरकार थी जो सबसे लंबे समय तक चली थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल। लगातार यह आंदोलन बढ़ रहा था और उधर गांधी जी के ऊपर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा था कि भारतीयों द्वारा जो हिंसक घटनाएं की जा रही हैं आप उसकी भर्त्सना करें। लेकिन गांधी जी अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा सचेत थे। उन्होंने साफ साफ मना किया कि यह जो भी हिंसक घटनाएं घट रही हैं उसके पूर्ण कारण अंग्रेज स्वयं हैं, इसलिए मैं कोई भी ऐसा बयान नहीं दूंगा। गांधी जी ने इसी बीच आमरण अनशन या 21 दिन के उपवास की घोषणा की, और जैसे ही यह बात बाहर आई लोगों के अंदर ज्वाला और बढ़ गई और आंदोलन और प्रज्वलित होने लगा। धीरे धीरे यह आंदोलन अपने विकट स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी नेता बाहर नहीं था। जो भी थे वो भूमिगत थे। इस कदर भूमिगत थे कि अंग्रेजों से नज़र बचाकर सारे काम करने पड़ रहे थे। एक किस्सा है, सुमित मोरारजी नाम के एक व्यापारी ने सुचेता कृपलानी को भूमिगत आंदोलन में, भूमिगत रेडियो में सहयोग करने के लिए, उनके यातायात को प्रबुद्ध करने के लिए नित्य नवीन गाड़ी की व्यवस्था कराई थी। इस तरह से कई सारे व्यापारी भी लगातार आंदोलनकारियों का सहयोग कर रहे थे। कुछ एक पार्टियां थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग नहीं किया था, उसमें यूनियनिस्ट पार्टी, वामपंथ पार्टी, हिंदू महासभा, इस तरह की कई सारी पार्टियां थी जिन्होंने इसका सहयोग नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा या असफल रहा यह एक बड़े विमर्श का विषय है, लेकिन यह कहना से कोई भी गुरेज नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन वह आखिरी कील थी जिसने अंग्रेजों की शासन सत्ता के ताबूत को कस दिया था, और उसके बाद लगातार पट खुलते गए, रास्ते खुलते गए और हम आज़ादी की तरफ बढ़ते रहे। इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमको आज़ादी के ज़्यादा नज़दीक दिला दिया। ये वही आंदोलन है, ये वही क्रांति है जिसने करो या मरो के नारे के साथ भारत को आज़ादी के और समीप पहुंचा दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।